आज की इस वीडियो में हम लोग एक मार्कशीट तैयार करेंगे और मार्कशीट बनाने के दौरान हम छोटी-छोटी आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कई चीज़ों को देखेंगे। चलिए हम इसके लिए डेटा एंट्री शुरू करते हैं। नेम, क्लास, रोल, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस इस तरीके से हमने कुछ सब्जेक्ट दे दिया, सोशल साइंस और इसमें हम डेटा एंट्री करते हैं। मान लेते हैं रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, मोहित, अमित, अजीत, राजू, सोनू, मोनू। हम इस तरीके से कुछ नाम एंट्री कर लिए। अब चूंकि क्लास सभी का सेम है, इसलिए हम इसमें किसी एक सेल में एक वैल्यू को पुट करते हैं और उसके बाद शिफ्ट की मदद से डाउन एरो की प्रेस करते हुए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी से डाउन होता है, यानी कि जो हमारे सिलेक्टेड सेल का वैल्यू था वो सारे सेल में वही सेम वैल्यू फिल हो जाएगा। इसके बाद रोल नंबर हम पुट करने के लिए मान लीजिए कि रोल नंबर हमारा एकदम सीरियल नंबर में है, तो यहाँ पे 1 हमने टाइप करा। हम यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल पे अपने माउस पॉइंटर को लाए। अब देख सकते हैं अभी पॉइंटर इस तरीके से दिख रहा है। जैसे हम बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल अपने पॉइंटर को ले जाते हैं तो हमारा पॉइंटर एक प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हैं तो आप अगर गौर करें तो उसी प्लस के साइन के ठीक ऊपर एक और छोटा सा प्लस का साइन दिखाई देता है। अब हम कंट्रोल की को प्रेस किए हुए रहेंगे और हम इसको क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे। ये पुट हो चुका। अब सपोज करिए कि इनका जो मार्क्स है वो हम रैंडम एक मार्क्स पुट कर देते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि इसमें जब हम मार्क्स पुट कर रहे हैं तो हमें कुछ एरर्स देखने को मिल रहा है हमको पुट करने के दौरान। सपोज करिए कि अगर हम बाय मिस्टेक इस तरीके का मार्क्स पुट कर दें तो ये तो बड़ा गलती वाला चीज़ हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम चाहें तो यहाँ पे वैलिडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वैलिडेशन हम किस तरीके से यूज़ करेंगे? वैलिडेशन यूज़ करने के लिए आप उन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप वैलिडेशंस लगाना चाहते हैं। हमने यहाँ पे D2 से लेकर के H11 तक के सेल्स को सेलेक्ट कर रखा है। डेटा टैब पे क्लिक किए हैं। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे हम जैसे ही क्लिक किए हमने इसको सेट करा कि यहाँ क्या हो, सिर्फ नंबर ही पुट किया जा सके, नंबर के अलावा और कुछ नहीं आए। बिटवीन ये तय है कि किसी का भी मार्क्स 0 से लेके 100 तक के बीच का ही हो। हम इतना करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशंस लग गया है। अब हम यहाँ पे मार्क्स की एंट्री करने के दौरान अगर किसी प्रकार का मिस्टेक करते हैं तो ये इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हमें एक एरर मैसेज देगा। हम कितना भी रीट्राई कर लें, हम इसमें 100 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते या 0 से कम की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अगर हम 0 देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, अगर हम मैक्सिमम 100 देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा या कम वैल्यू हम यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। हमने इस डेटाबेस को तैयार कर लिया है। अब इस डेटाबेस को तैयार कर लेने के बाद अब हम यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें और सीखेंगे। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि नेम में यहाँ स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है मेरा हर एक कॉलम, क्लास में कितना ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि नहीं ये ऑटो फिट हो जाए। जैसे सोशल साइंस जो है उसके लिए हमें कुछ बड़े कॉलम्स की ज़रूरत होगी और क्लास या रोल के लिए हमें छोटे कॉलम्स की ज़रूरत होगी, मतलब कॉलम का विड्थ कम होना चाहिए। हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ यहाँ ए और 1 के बीच में यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जस्ट कहीं पे भी ए और बी के बीच में या बी और सी के बीच में, सी और डी के बीच में हम सिर्फ डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, SST कर देते हैं, SSC। अब हम फिर से यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सपोज करिए अब हम चाहते हैं यहाँ पे इसका टोटल निकालना। टोटल निकालने के कई तरीके हैं, हम आपको एक एक करके सारे तरीकों के बारे में बताएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप उन सारे वैल्यू को सेलेक्ट कर लें जिसका सम आप चाहते हैं।
साथ ही साथ आप उसी के साथ वाला वो सेल भी सेलेक्ट करें जिसमें आप रिजल्ट चाहते हैं। ध्यान देना है, सारे सेल्स को सेलेक्ट किया हमने जिसको सम करना है। आपको यहाँ से नहीं करना है, नहीं तो ये क्लास और रोल भी उसमें ऐड हो जाएगा। हम सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सेलेक्ट किए, साथ ही साथ हमने उस सेल को भी सेलेक्ट करा जिसमें हमको रिजल्ट चाहिए, और हमको सिंपली प्रेस करना है अल्ट इक्वल टू। जैसे ही हम अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारा सम हमें आई कॉलम में दिखाई दे दिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आपके पास और भी तरीके हैं। इसके लिए आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप आएंगे होम टैब में। होम टैब में ऑटो सम का टूल बटन है, यहाँ देखिए ऑटो सम। यहाँ एक्चुअली आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको सम पे क्लिक करना है। जैसे ही सम पे क्लिक करेंगे, आपको फिर से यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अगर आप इसमें चाहते हैं कि नहीं थ्रू फॉर्मूला आप मैनुअली इसको ऐड करें, तो एक तरीका आपके पास है। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2। एक्चुअली में ये देखने में तरीका थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन लर्नर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपको माइनस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, हालांकि मार्कशीट में नहीं लागू होगा, लेकिन अगर कहीं किसी भी वैल्यू को अगर आपको प्लस माइनस या जो करना हो, आप इजीली कर सकेंगे। इसके लिए सबसे बेसिक और सबसे आसान तरीका माना जाता है। हम इस तरीके से कर करके इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ये सारे सेल्स में आप देख सकते हैं कि सम हो गया। हम यहाँ पे और एक अगला तरीका बताते हैं जो बेसिक से थोड़ा सा एडवांस्ड होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है SUM। इसमें भी आप चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं D2, E2, F2, G2, H2, और इसके बाद फाइनली फंक्शन को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे। इसमें भी आपको सम दिखने को मिल जाएगा, और इसके बाद कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करेंगे सेलेक्ट करने के बाद, आपको इसका टोटल सारे सेल में खुद ब खुद दिखाई देगा। आप चाहें तो इससे भी आसान तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बार आपको लिखना है सम D2 से लेकर के कहाँ तक चाहिए, आपको H2 तक का चाहिए। सपोज करिए कि अगर आपको सोशल साइंस का नंबर नहीं जोड़ना है, सिर्फ G2 तक चाहिए, तो G2 ही आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश तक का चाहिए, तो आपको करना होगा F2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, H2 करेंगे। इंटर की प्रेस करते ही आपको यहाँ सम देखने को मिल जाएगा। फिर हमने इतने वैल्यू को सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी मतलब डाउन। कंट्रोल डी का अर्थ होता है कि जो इस सेल में टाइप करा हुआ है, वही सेम चीज़ हमारे नीचे वाले सेल में आ जाए, सेम चीज़। लेकिन फॉर्मूला के केसेस में क्या होता है, अगर आप गौर करें तो हमने ऊपर टाइप करा था D2 और H2, लेकिन नीचे आप क्या देख रहे हैं, D3 H3, D4 H4, D5 H5, D6 H6। हालांकि ये फार्मूला के हिसाब से हम देखें तो हमारे लिए एक बेहतर काम हुआ है, लेकिन इसको समझना भी है। हम इसको इस तरीके का इसलिए कहते हैं, इसको समझना ये है कि ये जो आपका फॉर्मूला हुआ, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल सेल एड्रेस के कारण ऐसा होता है। मतलब हम अगर किसी सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लिखते वक्त अगर सिर्फ D2 लिखें और उसको क्लिक एंड ड्रैग करें, तो जैसे ही नीचे करेंगे वो D3 हो जाएगा, वो D4 हो जाएगा, D5 हो जाएगा, D6 हो जाएगा, D7 हो जाएगा, D8 हो जाएगा। अगर हम राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो E2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, G2 हो जाएगा। हम इसे रोकना अगर चाहें तो हम इसे रोक भी सकते हैं। रोकने के लिए यहाँ पे हमको F4 की प्रेस करना होता है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर ये ड्रैग करने पर हमें सेम रिजल्ट नहीं देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जब इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ये सारे में 381 ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अब अगर हम किसी भी सेल में देखें तो सारे सेल में हमको ये D2H2 D2H2। इस केस में हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम इसको सेलेक्ट किए और फिर से हम F4 की प्रेस किए। यहाँ देखिएगा, ये जो है ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये सिंगल वेरिएबल हो गया, ये भी सिंगल वेरिएबल हो गया। एक्चुअली में ये डी के वेरिएशंस को रोक दिया। यहाँ पे डी कांस्टेंट है और 2 वेरिएबल है। यहाँ पे एच कांस्टेंट है और 2 वेरिएबल है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, डी भी वेरिएबल है, 2 भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, 2 भी वेरिएबल है।
फिलहाल अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आई तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे फिलहाल हमने क्या करा, यहाँ D2 और H2 लिखा और इसके बाद हम इंटर की प्रेस किए, D3H3 इंटर की प्रेस किए। इसके बाद हम यहाँ निकालना चाहते हैं एवरेज, या जिसको आप कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू I2, जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है आप सेम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ऐसे कुछ देना होगा कि D2 से लेकर के H2 तक का एवरेज क्या होगा। तो ये आ गया। ये कब एवरेज सही आएगा या कब आपको परसेंटेज ही सही दिख रहा है, जब इन सारे का फुल मार्क्स 100 हो, तभी तभी आप यहाँ पे एवरेज का इस्तेमाल करेंगे और तब ये आपको सही रिजल्ट देगा। अदरवाइज बेस्ट तरीका क्या है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही तरीका बेस्ट है। मार्क्स ऑफ 10 इट मीन्स कि I2 इंटू 100 बाई फुल मार्क्स। अब फुल मार्क्स में अगर आप सोच करके चलिए कि सारे का फुल मार्क्स अगर 100 है तो 100 200 300 400 और 500, हम यहाँ 500 लिख देंगे। अगर हम सपोज करिए कि इसमें हिंदी का मार्क्स 200 मार्क्स का ये एग्जाम हुआ है, तो यहाँ 600 उस केस में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिलहाल इससे भी हमको सेम रिजल्ट देखने को मिला और उससे भी हमको सेम ही रिजल्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन ये किस पे बेस्ड है, ये टोटल पे डायरेक्ट हमने क्या किया है कि मार्क्स ऑफ 10 इंटू 100 बाई 500, मतलब मार्क्स ऑफ 10 इंटू 100 बाई फुल मार्क्स, जो बेसिक फार्मूला है हमने यहाँ पे वही लगाया है। यहाँ तक हम समझते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो है वो इस सेल के बाहर जा रहा है। हमें एक बार क्या बताए थे, इसको सेलेक्ट करेंगे और जस्ट डबल क्लिक कर देंगे किसी भी जगह पे, दो कॉलम्स के बीच में हम कहीं भी डबल क्लिक करेंगे और ये एडजस्ट हो जाता है। हम अब यहाँ पे रीमार्क्स के लिए एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं, जिसके लिए इफ फंक्शन का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। इफ फंक्शन के लिए हम आपको अलग से एक क्लास लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे चूंकि आपको रीमार्क्स निकालना बता रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना शुरू करते हैं कि इफ D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, का अर्थ हुआ कि अगर मैथ में ये बंदा 30 या 30 से ज्यादा नंबर लाया है, और चूंकि एक ही कंडीशन नहीं देना है, हमें मल्टीपल कंडीशन देने हैं, तो इफ एंड D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा G2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा H2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। हमने अपने सारे कंडीशंस को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम एक फंक्शन क्लोज किए और हम इसके बाद इसका ट्रू स्टेटमेंट देते हैं। ट्रू स्टेटमेंट इट मीन्स कि इसे हम कहेंगे पास, अदरवाइज हम कहेंगे फेल। हम इंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे पास या फेल जिसको जो आना होगा वो आ जाएगा। इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि अगर बाय द वे कोई फेल होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी का भी मार्क्स अगर 30 से कम आया, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि यहाँ पे रीमार्क्स में वो फेल मेंशन हो गया, और साथ ही साथ इसका जो टोटल है, जो परसेंटेज है, वो ऑटोमेटिक चेंज होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ 85 को अगर हम 80 करते हैं तो देखिए इसका परसेंटेज चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे 40 कर देते हैं, परसेंटेज चेंज हो गया, टोटल चेंज हो गया। अगर हम 29 करते हैं तो ये फेल भी हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए अब हम इसका डिवीज़न निकाल देते हैं। डिवीज़न निकालने के लिए हम यहाँ पे फिर से इफ़ और एंड फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। इफ़ एंड K2 बराबर में पहला कंडीशन हमारा ये है कि वो पास होना अनिवार्य है, साथ ही साथ उसका परसेंटेज जो है वो 60 या 60 से अधिक होना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो उसे हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट डिवीज़न हो जाए। नहीं तो इफ और एंड के साथ हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे कि उसका पास होना ज़रूरी है, नहीं तो सॉरी, उसका पास होना ज़रूरी है और परसेंटेज 45 या 45 से ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो सेकेंड डिवीज़न हो जाए। नहीं तो
उसका पास होना ज़रूरी है और 30 या 30 से ज़्यादा मार्क्स लाना ज़रूरी है, तब उसे थर्ड डिवीज़न मिले, अदरवाइज़ हम उसे फेल। और जितने फंक्शंस हमें बच गए हैं उन सारे को हमें क्लोज़ करना होगा। इसके बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे और हमको हमारा डिवीज़न निकल गया। आप देख सकते हैं जिसका जो डिवीज़न है वो निकल गया। संयोग से सबका फर्स्ट डिवीज़न निकला, 2 कैंडिडेट जो कि फेल हुआ था उसका फेल है। हम इसको थोड़ा बहुत नंबर कम वगैरह करके देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे 30 नंबर देते हैं। देखिए सेकंड डिवीज़न आ गया। अगर हम मार्क्स को और थोड़ा-सा कम कर दें तो ये थर्ड डिवीज़न भी आ जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए इस तरीके से आपका सारा डिवीज़न यहाँ निकल गया। सपोज़ करिए कि अब ये मार्कशीट तैयार हो चुका है। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें भी चाहते हैं। जैसे हम क्या-क्या चाहते हैं? ये ऐसा देखने में अच्छा तो नहीं लगेगा ना, अगर हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको इसके लिए सबसे पहले इसमें चाहिए कि इसकी हम फॉर्मेटिंग करें, वो भी ढंग से फॉर्मेटिंग करें। तो इसके फॉर्मेटिंग को करने के लिए हम क्या-क्या करेंगे यहाँ पे? हम चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली हम चाह कर के भी उतना बेहतरीन फॉर्मेटिंग नहीं कर देंगे, जितना हमें ये प्री डिफाइन फॉर्मेटिंग देता है, कुछ इस तरीके से। आप इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन, बड़ा ही सिंपल सा डिज़ाइन आप चूज़ करिए, जो देखने में भी अच्छा लगे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो। हम इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर लिए। अब ये देखने में भी उससे तो बेहतर ही लगेगा। बट हमको ये डिज़ाइन भी अगर पसंद नहीं आ रहा, हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर इसको एक नया लुक इस तरीके से दे सकते हैं। ये जो साइड में एरो आया है, आप इसकी चिंता बिल्कुल फ़िलहाल मत करिए। आप इसको अगर हटाना चाहते हैं इस एरो को, तो आप यहाँ पर कहीं भी कर्सर को प्लेस कर दीजिए और सॉर्ट में फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ से फ़िल्टर को ऑफ कर दीजिए। यहाँ सॉर्ट एंड फ़िल्टर में फ़िल्टर को ऑन करते ही ये एरो दिखाई देता है और फिर फ़िल्टर से ये एरो रिमूव हो गया। तो फ़िलहाल हमने एक छोटा-सा मार्कशीट बनाया है, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अगर आप इसमें चाहते हैं कि नहीं, इसमें भी हम वर्टिकल लाइन्स चाहते हैं, जो इसके सेपरेशंस को हमें अच्छी तरीके से दिखाए, तो आप टेबल डिज़ाइन में आ सकते हैं। टेबल डिज़ाइन में यहाँ पे आपको देखिए और भी कई सारे डिज़ाइन्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल भी। सपोज़ करिए कि नहीं, आपको यही डिज़ाइन चाहिए लेकिन इसमें भी आपको वर्टिकल लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे बैंडेड कॉलम को टिक लगा देंगे बस। बैंडेड कॉलम टिक लगाने से ही आपका ये काम हो जाता है। यहाँ तक हम समझते हैं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर अब हमको ज़रूरत पड़ता है कभी-कभार कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि अपने स्कूल का नाम मेंशन करें। तो इसके लिए आप यहाँ 1 पे राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख रहे हैं इंसर्ट। आपको इससे रो इंसर्ट आप यहाँ पे आसान तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या किया, 1 पे, नेम पे नहीं, 1 पे राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। हालाँकि इसको करने के और भी कई सारे तरीके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट में डायरेक्ट इंसर्ट शीट रो चूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ मिला हमको? हम नेम पे कहीं भी कर्सर को प्लेस किए, हम होम टैब में गए, इसमें हमें इंसर्ट मिला, इंसर्ट में इंसर्ट शीट रो मिला। अब हम यहाँ लिख देते हैं कोई स्कूल का नाम, मान लेते हैं ABC पब्लिक स्कूल। अब ये क्या है कि ये लेफ्ट साइड में हमको दिखाई दे रहा है। आप प्रिंट मोड में जाकर के देख सकते हैं, कंट्रोल पे प्रेस करके ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जो कि फिर से अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको चाहते हैं ये सेंटर हो जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम फर्स्ट कॉलम टू लास्ट कॉलम, जहाँ तक हमारा डेटा है। मतलब यहाँ इस केस में हमारे पास L है, तो ए से लेकर के एल तक हमने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ मर्ज एंड सेंटर, आप टूल बटन ऊपर देख रहे होंगे, होम टैब में ये आपको मिल जाता है। हम यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं किस प्रकार का दिख रहा है। अब कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हम अगर इसके फॉन्ट साइज को और इंक्रीज करना चाहें तो हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। हम अगर यहाँ पे और एड्रेस भी चाहते हैं
तो हम फिर से एक यहाँ पे राइट क्लिक किए और इंसर्ट पे क्लिक कर दिए। अब हम यहाँ पे एक एड्रेस दे देते हैं, सपोज बिहार शरीफ नालंदा। अब देखिए ये एड्रेस कैसा आ गया, ऐसा है। इसको भी वापस कैसे करेंगे, इसको हम ए से लेकर के एल तक, मतलब A2 से L2 तक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर देंगे। इसके फॉन्ट साइज को हम डिक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, हमें जितना चाहिए। इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम इसको इटैलिक कर देते हैं। अब देखते हैं इसका लुक कैसा है। कंट्रोल P प्रेस करके ये कुछ इस तरीके का प्रिंट होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम इसी तरीके की और भी वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे।